नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन की घटना और पलायन पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। आज ही मुख्यमंत्री ने कैराना और कांधला को याद करते हुए बताया कि 2017 से पहले यहां 8% तक हिंदू रह गए थे, अब 67% हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या पलायन रुक गया है? क्योंकि आज भी माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा हुआ है। और कौन है जो दो समुदाय के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है? क्यों साजिश के तहत हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है? हाल ही में मुरादाबाद में 80 हिंदू परिवारों की एक पूरी कॉलोनी में हिंदुओं ने अपने परिवार के अपने मकान के बाहर ये पोस्टर लगाया कि मकान बिकाऊ है। और अब संभल में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 25 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दे दी है। कारण है वहां के मंदिर का रास्ता बंद कर देना, एक ऐसा रास्ता छोड़ना जो महिलाओं के लिहाज से बेहद असुरक्षित है। इस बार आरोप है नगर पंचायत अध्यक्ष पर, जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर यह सब कुछ काम किया गया, जिनके चलते हिंदू परिवार पलायन की चेतावनी दे रहे हैं। तो चुनाव से पहले कौन नफरती माहौल को बढ़ावा देना चाहता है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि खबर है क्या। अगर लड़कियां कहाँ पे जाएंगी निकल के, ये बताओ आप। स्कूल जाती हैं लड़कियां। हमारी तो ये मांग है, हमारा रास्ता दे दो तुम। तो रास्ता नहीं अगर मिलता है तो फिर हम पलायन को मजबूर हो जाएंगे। कोई ऐसी शिकायत होगी तो उसे देख लेंगे। किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। अब कोई पलायन करने के लिए विवश नहीं है। कोई आप चिंता मत करिए, कहीं भी किसी का उत्पीड़न होगा तो सरकार नियम के अनुसार कार्रवाई करेगी। ये सरकार को कानून व्यवस्था का मामला है, शीघ्र ही देखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की विभाजनकारी राजनीति में व्यस्त है। जी हां, तो बड़ा सवाल है कि चुनाव से पहले यह नफरत वाली साजिश कौन रच रहा है। पूरा मामला संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के सिरसी नगर पंचायत का है, जहां के चौधरियान मोहल्ले में 25 हिंदू परिवारों ने पलायन की चेतावनी दी है। यहां के पीड़ित परिवारों का आरोप है कि स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मोहल्ले के मंदिर का पहले रास्ता बंद किया गया, जिससे अब वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने दूसरे रास्ते पर असामाजिक लोगों से, उनके बहु बेटी लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। और यही हम बता रहे हैं कि खबर क्या है, इसको आप समझिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप खबर नहीं समझेंगे तब तक आपको मुद्दा भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर बहस या चर्चा किस विषय पर हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवारों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करके बंद रास्ते को खुलवाने की मांग की है। साथ ही रास्ता न खोले जाने पर गांव से पलायन की धमकी भी दी है। पलायन कर देंगे यदि रास्ता नहीं खुलेगा, ये कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से बंद रास्ते को खुलवाने की ये मांग की गई है और अब प्रशासन ने गांव वालों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कहा है कि उचित कार्रवाई होगी, शिकायत आई है, संज्ञान लिया जाएगा। तो खबर यह है कि हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। खबर यह है कि मंदिर जाने का रास्ता रोक दिया जाता है। खबर यह है कि पुलिस अब कह रही है कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो हो जाएगी, होनी भी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल उठेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि यह माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल सैनी, सभासद हैं आप संभल के, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आप सभी का। और पहला सवाल विमल सैनी जी आपसे, ये पूरा मामला जो सामने आया है, हिंदू परिवार अब पलायन को मजबूर है, धरना भी दिया, बात भी रखी गई प्रशासन के सामने, ये शुरुआत कैसे हुई?
हम आपसे समझेंगे, क्योंकि आरोप है नगर पंचायत अध्यक्ष पर कि उन्होंने मंदिर का पहले रास्ता रोका, फिर एक ऐसा रास्ता छोड़ा जो कि बेहद असुरक्षित है। आप भी सभासद हैं, आपने आवाज नहीं उठाई? जी विमल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। तस्वीर नहीं आएगी, केवल आपको आवाज मिलेगी। और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, ये मामला जब सामने आया, ये आरोप लगे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पर, क्या भूमिका है इनकी इस पूरे मामले में? क्या हो रहा है? क्यों हिंदू पलायन को मजबूर है? क्यों ये चेतावनी दी जा रही है? जी ऐसा है, ये जो सरकारी भूमि है इसकी बाउंड्री होने का जो है नंबर हुआ, तो इन्होंने जो नगर पंचायत अध्यक्ष के पति हैं चौधरी वसीम खां, इन्होंने एक संबल के शमशाद कुरैशी हैं, उन्हें 33 लाख में 300 मीटर जमीन और बीचों बीच खेल के मैदान से बीचों बीच मतलब मैदान के बीच में से एक करीब 13 से 15 फीट चौड़ा रास्ता बनाने के पैसे इन्होंने ले लिए। अब इनका मकसद है कि मैं मंदिर का रास्ता बंद कर दूं, लोग तो मैं रास्ता बीच में खुलवाऊंगा। हमारा मानना है कि हमें सिर्फ एक साइड से रास्ता चाहिए, ताकि जो है बीच में अगर बच्चे खेले हैं, बड़े खेले हैं, तो आने जाने वालों की बॉल ना लगे, गिल्ली लगे, कोहली ना लगे। इसलिए हमें सिर्फ 2 फीट का रास्ता एक साइड से चाहिए, कोई सी साइड से भी दे दें। ठीक है विमल जी, आपके पास लौटेंगे। थोड़ी सी तकनीकी भी एक खामी नजर आ रही है, जिसके चलते आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। दोबारा से हम आपसे संपर्क करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जरूर, क्योंकि आप लगातार इस मामले से जुड़े हुए रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, हिंदू अगर पलायन करेगा तो फिर ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी सरकार लगातार ये बात कहती रही है कि कोई पलायन के लिए मजबूर नहीं होगा। आज भी दोनों डिप्टी सीएम ने कहा, और खुद मुख्यमंत्री ने भी कांधला और कैराना का आंकड़ा भी गिनाया जब सोशल मीडिया की टीम को वो संबोधित कर रहे थे। अच्छी बात है अगर सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इस तरह की अगर घटनाएं सामने आ रही है तो सुधार की गुंजाइश बाकी है। मनीष शुक्ला जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और संविधान से प्रदेश चल रहा है। जो संभल की घटना प्रकाश में आई है, उसमें रास्ते को लेकर विवाद है और पारंपरिक रास्ता था उसको रोका गया है। और जो हिंदू परिवार है उनका ये कहना है कि जो दूसरा रास्ता उनको विकल्प के रूप में दिया गया है वो रास्ता ठीक नहीं है। उधर से जाने पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार होता है। तो तहसीलदार के पास विषय गया है, क्योंकि राजस्व का जो विषय हो तहसीलदार देखेंगे और कानून व्यवस्था की जो स्थिति हो पुलिस देखेगी। ये बात जरूर भरोसे के साथ हम कह सकते हैं कि वहां से किसी का पलायन जबरियन नहीं होने दिया जाएगा और रास्ते को तहसीलदार देखकर एक जो विकल्प है एक उसका रास्ता निकालेंगे कि जो पारंपरिक रास्ता है आखिर क्यों बंद हुआ है, और अगर उसका कोई लीगल वजह है तो उनको सुरक्षित रास्ता कैसे मिले, इसके लिए प्रशासन जरूर काम करेगा। कांधला, कैराना या शामली उत्तर प्रदेश में दोहराया नहीं जाएगा। हमने 2017 में ये वादा किया था प्रदेश की जनता से, और आपने भी देखा होगा कि कहीं अगर इस तरह की घटना प्रकाश में आई तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, प्रशासन ने एक्शन लिया है, और संभल में भी एक्शन लिया जाएगा। एक्शन तो ठीक है, लेना चाहिए भी, और ये जिम्मेदारी भी बनती है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये घटना केवल एक साधारण घटना के तौर पर देखा जाएगा या इसके पीछे साजिश की भी, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के जो पति हैं उन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया, पता नहीं किन परिस्थितियों में बेचा है, अभी वो जानकारियां सामने आ रही, जितनी जानकारी आपको भी मिली होगी। तो ये आपको लगता है कि साजिश के तौर पर भी ऐसा किया जा सकता है? देखिए, सभी पहलू पे प्रशासन जांच करेगा और राजस्व का जो प्राथमिक अधिकारी होता है वो तहसीलदार ही होता है, चूंकि तहसील का विषय है, तहसीलदार है। और जरूर जमीन में अगर कोई गड़बड़ी की गई होगी, फिर वो चाहे चेयरमैन हो या कोई भी हो, अगर साजिश करके वहां के इन लोगों को परेशान करने की नीयत होगी तो ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। नजीर बननी भी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, एक सवाल और आपसे 10 सेकंड का, उसके बाद बाकी मेहमान भी हैं। सवाल ये है, मुरादाबाद में भी अभी हमने देखा 80 परिवार पोस्टर लगाकर कह रहे थे कॉलोनी में सब मकान रिचा हुए, तो ये तस्वीरें क्यों आ रही सामने लगातार? का वर्जन है वो ये है कि उस कॉलोनी के लोग ये चाहते हैं कि वहां
कोई मकान बिना उस सोसाइटी के अनुमति के नहीं बेचा जाए। उनका अपना ये मामला था और कुछ गेट लगाने का मामला था। प्रशासन ने उसकी तहकीकात कर ली है, पुलिस ने उनको सुरक्षा का भरोसा दिया है और ये भरोसा दिया है कि जबरियन कहीं कोई बिक्री नहीं करा पाएगा। कोई ऐसी समस्या खड़ा करके वो बाध्य हो बिक्री करने के लिए, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में बिक्री नहीं होगी। और निश्चित रूप से प्रशासन संभल की भी घटना को गंभीरता से प्रशासन ने लिया है। डिप्टी सीएम दोनों हमारे, आज आपने खुद बाइट दिखाई है और संज्ञान में है विषय। अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और पलायन कतई उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, आप कानून की जानकार भी हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में पलायन होना और इस तरह के आरोप लगना, हिंदू परिवारों का एक कॉलोनी को छोड़कर जाने के लिए चेतावनी दे देना कि वो मकान बेचने पर मजबूर है, इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? ये साधारण घटना आपको लगती है या इसके पीछे आपको कोई साजिश नजर आती है? कपिश जी। देखिए, चूंकि हम जांच एजेंसी नहीं है, हम एक चीज कह सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी 4 साल तक ये मसला दिखाई नहीं दिया, अभी पिछले 6 महीनों से ये सारी चीजें शुरू हुई और बड़ा अस्पष्ट तरीके से मनीष जी ने सरकार का पक्ष लिया। क्योंकि मैं जहां आपने मुरादाबाद की चीजों को उठाया, वहां मैं कहता कि वहां आरोप ये लगा कि हिंदू परिवारों से वहां मुस्लिम परिवार मकान खरीद रहे हैं और वो भी 3 गुने रेट पे खरीद। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि 3 गुने रेट पे, 10 गुने रेट पे भी अगर खरीदें तो वो जबरिया नहीं और वो गैर कानूनी नहीं, क्योंकि सर्किल रेट जो हमारा उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि जो सर्किल रेट डिसाइड होता है, उस सर्किल रेट से अगर कम दाम की जमीन बेची जा रही है तो भी स्टैंप ड्यूटी जो है वो सर्किल रेट पे देना होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप सर्किल रेट से ज्यादा पे जमीन बेच रहे हैं, वो जमीन आपकी है, आप जितने में चाहे बेच सकते हैं, खरीदने वाला तैयार है कि नहीं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर निर्भर करता है। तो मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर किसी ने 3 गुना दाम दिया, वो अगले ने 3 गुना दाम लिया, इसमें जबरिया कहां है? वो तो स्टैंप ड्यूटी देगा 3 गुने दाम पर, उससे तो सरकार को भी लाभ हो रहा है, तो इसमें तो क्राइम कहीं है नहीं। हाँ, इसमें एक दिक्कत जरूर पड़ी कि जो लाजपत नगर की घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी गेट पे 2 मकान, कुल मिला के 3 मकान बिके थे। मैं आपको बता दूं, उन परिवारों में हिंदू परिवार जिसने खरीदा, जिसने बेचा, और जो मुस्लिम परिवार जिसने खरीदा, हकीकत यह है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे और उसमें जो पार्षद थे, ये उसमें कमीशन खोरी की मांग कर रहे थे और ना करने पे उन्होंने ये राजनीतिक एंगल प्रस्तुत किया है। अब पुलिस इनकी है, जो चाहे झाल झप्पड़ बजा ले, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको लीगलिटीज के साथ रखी। अब मसला आता है अभी जहां आपने बात संभल की उठाई। देखिए, यहां मैं मनीष भाई की एक बात से सहमत कि अगर किसी रोड का मामला है तो वो विवाद है और वो विवाद जो है वो तहसीलदार के संबंधित अदालत में देखा जाएगा और उस पे अमीन जाकर के अपनी रिपोर्ट लगाएगा। उस पे जिस तरीके की है, दोनों पक्ष उस पर कार्रवाई करेंगे, अपने प्रार्थना पत्र को देंगे, WS देगा, उसका जवाब देगा। तो ये तो सत्यता है जो मनीष भाई ने कही। लेकिन दूसरी चीज आप एक बात और देख लीजिए कि ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही, जिसमें माफिया भागने लगता है, वो देश छोड़ने लगता है, प्रदेश छोड़ने लगता है, गाली पलटने लगती है, सब कुछ होने लगता है, लेकिन बावजूद इनके सरकार की मैं पीठ ठोक दूं कि जो रास्ता मंदिर पर जाने के लिए है उस पर बच्चियों को छेड़ा जाता है और ये सरकार छड़वा रही है। आप देखिए, ये आपके सामने बात आई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर पे ये परिवार जो है वो पलायनवादी दृष्टिकोण अपना है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बात लखनऊ के दोनों गेट पर, ये बात लखनऊ के अंदर भी हुई। कॉलोनी के दोनों गेट पर कपिश जी मकान खरीदे जाते हैं 3-3 गुना ज्यादा रेट पर। ये बात ठीक है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, लेकिन क्या इसमें आपको लगता नहीं कि ये जानबूझकर ऐसा हो सकता है? हुआ है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कोई साजिश नजर नहीं आती है आपको इसमें? चीज ये साजिश तब देखिए विवेक भाई कहा जाता है क्योंकि मैं विधि का जानता हूं, मैं गलत चीजें नहीं परोसता, ये मेरे क्षमता से बाहर। जब कोई क्राइम हो ही नहीं रहा तो षड्यंत्र किस बात का? आप 120 कैसे लगाएंगे जब कोई धारा में एक्ट ही नहीं हो रहा?
क्योंकि 120 के अंदर अपनी कोई सजा नहीं होती। ठीक है कपिल जी, लौटूंगा वो जिस सेक्शन के साथ अप्लाई होता है। उसके बाद दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। अंशु अवस्थी जी आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि मुरादाबाद और संभल उससे पहले भी कुछ समय के अंतराल में कानपुर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, किसी न किसी वजह से पलायन की, मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाने को मजबूर हुए हैं। ये मजबूरी कैसे बन जाती है अंशु अवस्थी जी? ये मजबूरी क्यों बन रही है हिंदुओं के लिए? देखिए, यहाँ पर बात हिंदू मुसलमान की नहीं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो सरकारों पर दोषारोपण करती थी। अब मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब ये क्यों हो रहा है? ये कानून व्यवस्था का विषय है। दरअसल अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वो किसी भी धर्म और वर्ग के हों। अपराधियों की कोई जाति और वर्ग नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी से मुख्तार के संरक्षक बोल रहे हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर बिल्कुल ही मुख्तार अंसारी के संरक्षक बोल रहे हैं, संवेदनशील नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसकर उत्तर प्रदेश के लोगों, मुख्तार अंसारी को बचाने वाले लोग मजाक आज गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या जवाब देगी? अब इनके पास कौन सा जवाब है? जवाब तो दिया था। अपराधियों के संरक्षक जो रहे हैं स्वयं, कानून अपना काम करेगा। जहाँ पर अंशु अवस्थी जी, बलात्कार न हो रहा हो, हत्या न हो रहा हो, अपराध न हो रहा हो, ठीक है, यानी कि आप इसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानते हैं और मैं इसी समस्या के साथ आपसे जुड़ूंगा। अंशु अवस्थी जी, ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रुद्र प्रताप दुबे जी, आपसे मेरा सवाल है कि चुनाव के समय में इस तरह के मामले ज्यादा फोकस में आ जाते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। हमने देखा है कि पिछले चुनावों में इस तरह के मुद्दे बनते हुए नजर आए हैं, और लेकिन लोगों की पीड़ा, लोगों की समस्याएं एक तरफ है जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है। आपको लगता है कि ये घटनाएं बड़ी आम हैं, होती रहती हैं, या इसके पीछे कुछ और ऐसी स्थितियां हैं जो जिन पर चर्चा करना जरूरी है? विवेक जी, पलायन अपने आप में बहुत बुरा होता है, चाहे वो व्यक्ति शिक्षा के लिए करे, अपने रोजगार के लिए करे, या जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करे। लेकिन पलायन सबसे ज्यादा बुरा तब हो जाता है जब वो धार्मिक आधार पर होता है। और इसे आप विडंबना मानिए कि विश्व के जितने भी बड़े पलायन रहे हैं वो धार्मिक आधार पर ही हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान और भारत का हो, चाहे वो तिब्बत से तिब्बती भगाए गए हो, कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए हो, अफगानिस्तान से हिंदू भगाए गए हो। ये जो धार्मिक आधार का पलायन है, इस पे हमें देखने की जरूरत है कि चूक कहां हो जाती है। बात अगर चुनाव की करें विवेक जी, तो ये संभल एक ऐसी जगह है, मुझे मालूम है गुन्नौर का नंद चिरौली गांव है 2017 में संभल का, जहां से भी पलायन की खबर आई। 2018 में देवधरा गांव है संभल में, वहां से तब पर भी पलायन की खबर आई। और आज यह गांव चौधरियाना है जहां टोला से, यहां से भी ये खबर आई। तो ये प्रशासन को ये ध्यान देना पड़ेगा संभल में कि आखिर हो क्या रहा है। विवेक जी, लखनऊ में आप कहीं भी बिना हेलमेट के अगर गुजर जाएं या कार में आपने बेल्ट नहीं लगाई चल जाता है, लेकिन हजरतगंज एक ऐसा चौराहा है जहां से जब आप गुजरते हैं तो कार में बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वहां प्रशासन का इस्तकबाल बहुत मजबूत है, वहां आप पे नजर रखी जाती है। संभल से लगातार इस तरह की आती हुई खबरें थोड़ा सा विचलित करती हैं। प्रशासन को वहां ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार तीसरी ऐसी घटना है वर्षभर जहां पे ये खबर आ रही है कि वहां पे पलायन की खबरें आ रही, वो भी धार्मिक आधार पे। तो विवेक जी, इस फैक्ट को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि संभल से लगातार इस तरह की, बिल्कुल ये जरूरी है ध्यान देना। रुद्र प्रताप दुबे जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर लगातार एक ही जगह से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सामने आए तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान किस तरह से दिया जाएगा, मनीष शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे उन लोगों को जोड़ने की भी जो लगातार उन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसके चलते वो पलायन को मजबूर हैं, या इस तरह की घटनाएं सामने आई उसमें सही तथ्य क्या है, उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पलायन को लेकर, पहले मुरादाबाद और अब संभल। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिसका जिक्र रुद्र प्रताप दुबे जी करते आए हैं अभी चर्चा में ब्रेक से पहले, कि एक ही जगह पर पिछले 3 सालों में लगातार ये घटनाएं सामने आना, क्या ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहां पर आपकी कमजोरी है, जिसकी वजह से लोग मकान बेचने के लिए या पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और कैसे इस पर काबू पाएंगे?
देखिए विवेक जी, चर्चा के पहले दौर में हमने इस घटना के बारे में सरकार का जो पक्ष है उसको मैंने रखा कि क्या विषय है और उस पर क्या एक्शन सरकार ले रही है और कौन उस पर काम कर रहा है। लेकिन पूरे विषय पर हमको लगता है कि विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि आखिर पलायन होता क्यों है, और जिस बात को सपा और कांग्रेस कभी नहीं कह पाएगी, मुझे कहने में कोई गुरुज नहीं, इसलिए समस्या का मूल कारण क्या है। चाहे कांदला हो, चाहे शामली हो, चाहे कैराना हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे संभल हो या कहीं भी हो, चाहे कश्मीर की अभी चर्चा किया उन्होंने, चाहे देश के बंटवारे की बात भी दुबे जी ने किया, आखिर मूल कारण क्या है और पलायन आखिर केवल बहुसंख्यक वर्ग क्यों करता है। और जिस तरीके से कपिल जी ने ये रिजेक्ट किया कि कोई साजिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, उन्होंने कहा साजिश नहीं हो सकती। कांग्रेस से पूछेंगे तो भी कहेगा नहीं साजिश नहीं हो सकती, कश्मीर इन्होंने दे ही दिया था, चूंकि देश तो बांट ही दिया था, तो कैसे मान ले कि साजिश है। साजिश है निश्चित रूप से, लगातार इस तरह की साजिशें देश में और आज से नहीं बहुत कई सालों से चल रही है और चलती आई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई घटना कोई करेगा तो उसकी जगह जहां है वहां भेजा जाएगा। कोई अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि रामपुर में उस समय के स्वीपरों ने कहा कि हम उनका घर कब्जा किया जा रहा था, उन्होंने कहा जब धर्म छोड़ देंगे तब किसी तरह से बात बनी। कैराना में क्या हो रहा था, कांधला में क्या हो रहा था, सरकार का संरक्षण था, अपराधी सरकार के संरक्षण में काम करते थे, लोग भयभीत थे। आज किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, खबर आती है या कहीं जानकारी मिलती है, सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करती है। मूल कारण क्या है विवेक जी, मैंने उसको बेबाकी से बताया है। आप इन दोनों लोगों से अगर पूछ लीजिएगा, मेरा दावा है कि उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अंशु अवस्थी जी, सवाल आपसे है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि कांधला और कैराना में 8% हिंदू बचे थे, अब बढ़कर 67% हो गए। यह बताता है कि सरकार में एक सुरक्षा का माहौल है। तो सुरक्षा का माहौल कांग्रेस को नजर नहीं आता है? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांधला में बढ़कर हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या संभल की घटना कांधला की बात बताने से पूरी हो जाएगी? क्या संभल में जो हुआ उसका डैमेज कंट्रोल कांधला तो नहीं हो सकता? क्या कांधला में जो परिवार बसे, क्या संभल के जो परिवार पीड़ित हैं किसी भी वजह से, तो वो कैसे, उनको कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। समय समय पर हमने देखा है पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे कानून व्यवस्था हो, रोजगार हो, महिलाओं का सम्मान हो, किसानों की बात हो, कोई तो एक मोर्चा होता जिस पर मुख्यमंत्री जी सफल होते, तो हम भी कहते कि साहब बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री की असफलताएं चमक न रही हो, मुख्यमंत्री की असफलताएं सर चढ़कर बोल रही हैं। मनीष शुक्ला जी कुछ भी कहें, उन्होंने कहा ठीक है। संभल में जो घटना हुई, हम तो यही बार बार कहते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण करती है, राजनीतिक तूल देती है। लेकिन आज इनकी कानून व्यवस्था का फेल्योर है कि नहीं है? आज डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आपका केंद्र में सरकार है, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो यानी ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस तरीके की घटनाएं होती रहें जिससे इनको पॉलिटिकल फायदा मिलता रहे लोगों। लेकिन ऐसी घटनाओं की शिकायतें तो है अंशु अवस्थी जी। पहले तो पलायन हो जाया करते थे, पलायन हो जाते थे, शिकायत होती रहती थी, उस पर पता नहीं कितनी कार्रवाई हुई, लेकिन पलायन हो जाते थे। अब पलायन की शिकायत हो रही, चेतावनी पहले देते हैं, उसके बाद अंशु अवस्थी जी पहले पलायन हो जाते थे, यही तो बीजेपी दावा करती रही है, लेकिन अब शिकायत हो रही तो उस पर कार्रवाई होगी, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, सवाल ये है कि शिकायत नहीं हो रही, समस्या तो वही है जो पहले समस्या जो हुआ करती थी, जिसको लेकर हल्ला। क्या समस्या, आपको क्या लगता है? कांग्रेस क्या लगता है, कांग्रेस को क्या समस्या है? नहीं, हम तो कहते हैं कि सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन सही बात यह है कि ये बढ़ते अपराध की वजह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये पहले भी तो होता रहा। अभी अगर कानून व्यवस्था बुरा है, बुरी स्थिति में है अंशु अवस्थी जी, तो पहले भी ये पलायनी घटना होती रही है, उस समय क्या वजह थी? फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए।
कि आज इनकी कानून व्यवस्था की वजह से आज लोग पीड़ित है, परेशान है, गुंडे मवाली रहने नहीं दे रहे हैं। कांधला की घटना हो या शामली की घटना हो, वहां तो उन्होंने कहा कि जो अराजक तत्व है आप छोड़ दीजिए, संभल, कांधला और मुरादाबाद। लखनऊ में लोग पीड़ित है, लखनऊ में न्यू हैदराबाद कॉलोनी है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे कुछ गुंडे मवाली वहां रहते थे, अराजक तत्व। आज तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज का राजनीतिकरण करती है, पॉलिटिसाइज करती है, पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। इनको लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं बहुत अवस्थी जी लौटूंगा मैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी जिन्होंने इतने वादे किए थे। और मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अवस्थी जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी आपसे पहले बात, सवाल यही है कि साजिश आप अगर नहीं मान रहे हैं या कोई नहीं मान रहा है या मान रहा है अलग बात है, लेकिन ये मजबूरी पलायन की ये अभी दूर कैसे होगी? इसके लिए क्या आपको लगता है, क्या करना चाहिए सरकार को? क्यों नहीं दूर हो पा रही है ये? कपिल श्रीवास्तव जी देखिए, एक बात बताऊं कि पलायन अगर हो रहा है तो ये सरकार की नाकामयाबी है कि उसकी ना नीतियां सही हैं, ना उसने जो शासन और प्रशासन किया वो सही। अगर मैं तो बड़ा दुख हो रहा है इस बात को जान करके कि कम से कम आपकी भी रिपोर्टिंग इस बात किया गई कि एक रास्ता है मंदिर पे जाने के लिए और उस पे जो है शोहदे ताना कसते हैं और हमारी माँ बेटियों के लिए खतरा है। तो बताइए, सबकी जानकारी आपको हो गई तो अब इससे तो पता चल रहा है ना कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफल है। आज भी हमारी बच्चियां इनके साथ सुरक्षित नहीं हैं और कैसे भी सुरक्षित रहेंगी यही बता दीजिए। इन्होंने तो जो लिए फैसले किए, रोमियो स्कार्ड, फलाना स्कार्ड, इन्होंने 10-90 जो वुमन को हम लोगों ने दिया था, पावर्ड किया था, पावर लाइन की थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दी, पूरा स्टेशन में खत्म कर दिया। और जिस तरीके से हम लोगों ने दिया था 100 नंबर को 112 का नंबर तो जरूर इन्होंने बदल दिया, लेकिन अब पुलिस वो रिस्पांस सिस्टम भी नहीं रह गया इनके। तो ये ऐसे ही बस मुंह से कहने वाली सरकार है। श्रीवास्तव जी, मनीष जी बेचारे अगर पलायन आज के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है सरकार है तो पलायन तब भी आपकी सरकार में जब जितने पलायन हुए तो क्या आपकी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी उस समय की? उस समय क्यों पलायन होते थे फिर? देखिए बहुत सीधी सी बात है। आज आपने अभी एक बात कही और हमारे मित्र के भी मुंह से निकल कि देखिए हमारी सरकार में कोई पलायन होगा नहीं, हम लोग पलायन रोक देंगे। यानी कि जो रोज घटनाएं दिखाई जा रही हैं वो घटना होने वाली नहीं है। इनको सब पहले से मालूम है कि ये क्या कर लेंगे। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता को ये गुमराह ना करे। ये केवल अपनी नाकामयाबियों से बचने के लिए खुद में एक षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं, इसका हमें संदेह पूरा है। अच्छा, ये मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी के लोग वहां पर गए, मैंने तो आपको पहले बात कही, लोगों ने उन लोगों को बोला कि आप जाइए तहसील स्तर पर प्रदर्शन करिए कि आपको यहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा है या आप मजबूर है पलायन को? आपको ये लग रहा है बीजेपी का ये षड्यंत्र? नहीं विवेक जी, सरकार हमारी हो और हम जो है पीड़ितों की आवाज ना सुने। अब तहसीलदार देखेगा। अरे हमें तो बड़ी हंसी आई कि कोई जिला पंचायत अध्यक्ष किसी की रोड कैसे बंद करवा देगा। ये कानून उसके हाथ में तो है ही नहीं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति पर आरोप है कि वो जमीन सलाखों के पिछवाड़े नहीं है। नहीं, सवाल के पिछवाड़े क्यों नहीं है सलाखों के? भाई चीज ये है कि ये जानबूझ के ऐसा करवा रहे हैं। ठीक है मनीष शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। तो फिर क्रिमिनल्स को मौका नहीं मिलता। ठीक है मनीष शुक्ला जी, ये क्राइम नहीं ना रोक पा रहे, ये मुझे लगता है जो कमेंटबाजी करते हैं, मुझे लगता है विवेक जी, मनीष शुक्ला जी, तो पूरी तरीके कमी है। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि शायद कपीश जी को भी ये नहीं पता होगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष किससे ताल्लुक रखता है। दरअसल ऐसी सभी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं सपा के तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। कांधला हो, कैराना हो, शामली हो, चाहे मुरादाबाद हो, अभी तो सबके ऊपर है ना मनीष जी। नहीं, ये बात गलत पॉलिटिकल मत कीजिए। और ये लॉ एंड ऑर्डर का कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, हम ये नहीं कह रहे। कार्रवाई तो ऐसी हो रही है, कोई अपराध करे, कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ ऐसी हो रही है
कपिल जी आपने झूठ बोला, मैंने सुन लिया। मेरी सही बात तो सुन लीजिए, मेरी सही बात तो सुन लीजिए। आप तो लगातार झूठ बोलते रहे। कपिल जी इस तरह से डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। जवाब बोल रहे थे, पता है सब शांत थे। कपिल जी शांत रहिए। मनीष जी बोलिए, मनीष जी बोलिए। मैं सुन रहा था। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो ऐसी हो रही है कि अखिलेश यादव तक दर्द पहुंचता है। कई बार वो कह चुके हैं कि ये ठोक दो क्यों कर रहे हैं, माफियाओं को क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। और जो संभल का नगर पंचायत अध्यक्ष है, अरे विवेक तिवारी पे ठोक दिए, वो क्या शेखर यादव पे ठोक दिए, उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी कि अखिलेश यादव के मुंह से फिर निकलेगा। अब ये अखिलेश यादव के मुंह से यहाँ निकलेगा जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आप चिल्लाएंगे, 28 करोड़ आप ही चिल्लाएंगे। लगाया है वो कुछ ठोको नीति के तहत है, जरा इनसे पूछ लीजिए। ये विवेक तिवारी कार्रवाई चलती रही है अपराधियों के खिलाफ, के खिलाफ भी कार्रवाई चलेगी। विवेक तिवारी अपराधी था। मनीष जी सवाल इस बात का है, चलेगी मनीष जी आपके चिल्लाने से मनीष जी रुकेगी नहीं। मनीष जी, क्या लोगों को ज्यादा उम्मीद है आपकी सरकार से, इसलिए उनको जरा सी परेशानी होती है तो मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा देते हैं बाहर? 22 फेक एनकाउंटर में से 17 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार के फर्जी घोषित किए। देखिए मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अब कपिल जी मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब ले लूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। कपिल श्रीवास्तव जी थोड़ा सा सुनिए भी आप। 19 मार्च 2017 के पहले की स्थिति बताएं कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे। FIR जाति और धर्म देखकर होता था। जो जामशेद का मौलवी था, जो दंगे का आरोपी होता था, उसको विशेष विमान से लाकर अखिलेश यादव अपने घर में खीर खिलाते थे। इस तरह का संरक्षण था। कांधला और कैराना उसका उदाहरण है। वहां जो अपराधी थे वो कौन थे? वो अखिलेश यादव के संरक्षण प्राप्त थे। आज जब कोई पीड़ित आवाज उठाता है तो प्रशासन सामने आता है। प्रशासन कहता है, प्रवक्ता के पहले प्रशासन ये कह देता है कि कतई आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये बल हमने दिया है प्रशासन को कि वो कह सकता है कि पलायन नहीं होगा। और निश्चित रूप से आज तुष्टीकरण का खेल खत्म हो गया है, अपराधियों का संरक्षण खत्म हो गया है। इस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और की भी जाएगी। ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे जी, सवाल मेरा आपसे कि पलायन को लेकर खबरें जो सामने आती हैं, जिनको लेकर हम जब भी खबर आती है बताते हैं कि कहां पर यदि कोई पलायन को मजबूर है तो वो खबर सामने आती है, हम लोगों को बताते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे ये भी माना जाए कि हिंदू परिवारों को या आम लोगों को सरकार से ये ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो इस तरह के पोस्टर लगा देंगे तो जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, जल्दी इस मामले में संज्ञान आएगा और इस तरह से तहसील स्तर पर प्रदर्शन करके जल्दी इस मामले को सुना जाएगा? कारण वैसा ही रहता है करीब करीब, ये लगता है आपको? निश्चित तौर पर विवेक जी, मैंने इसीलिए कहा कि पलायन का जो सबसे बुरा रूप है वो धार्मिक पलायन है। वो उत्तर प्रदेश में काफी दिख रहा है। जो कैराना से स्टार्ट हुआ, अभी तो 25 हिंदू परिवार है। अगर आपको याद होगा तो इसी मई में अलीगढ़ के टप्पल से 125 हिंदू परिवारों की खबर आई थी कि वो बारात पे घोड़ी पे चढ़ रहे थे और दूसरे समुदाय के आगे आने लोगों ने न केवल चढ़ने से मना किया बल्कि मारा पीटा। FIR में नाम दर्ज है सबके, उस पर बाद में कार्रवाई की। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे धार्मिक पलायन की ही खबरें आती है। और ये भाई कोविड के टाइम में तो मजदूरों के पलायन भी हुए, होने को तमाम जगहों से पलायन हो रहे, लेकिन ये जो धार्मिक पलायन है मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चोट है, क्योंकि ये घर के परिवार के बच्चों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। वो अपनी बेहतरी के लिए पलायन नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा के लिए कहीं से एक शहर से दूसरे शहर की ओर नहीं जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको मार के भगाया जा रहा है और वो भी एहसास करा के कि आप इस धर्म के। ये बात मनीष जी ने ठीक कही कि जितने भी पलायन के ये केस आ रहे हैं वो अधिकतर हिंदुओं की तरफ से आ रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदू। लेकिन जहां से वो केस आ रहे हैं वहां पे वो अल्पसंख्यक है। आप देखिए वो वहां पे या तो 25 परिवारों में सिमटे हैं या 2% की आबादी में सिमटे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो कर रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सरकार इस तरह की
ठीक करने से बच भी नहीं रही है, क्योंकि ये नहीं संदेश जाना चाहिए कि किन्हीं दो पक्षों में कोई एक पक्ष सिर्फ इस वजह से किसी के ऊपर हावी हो जाए कि उसकी संख्या ज्यादा है। लोकतंत्र में हर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और हर उस व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए जिसने जो वोट देने के काबिल है और जो भारत में रहने के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है। लेकिन रास्ता बंद कर दिया गया मंदिर का इस पूरे मामले में। जमीन जिसकी थी उसने जमीन ऐसे बेची, वो नगर पंचायत अध्यक्ष के पति की जमीन ऐसे बताया जा रहा है कि उसने किसी को बेच दी, तो वो रास्ता बंद हो गया और वो मंदिर जाने का लोगों का रास्ता बंद होने से लोग परेशान हुए। फिर उनके पास जो रास्ता था उस रास्ते पे अंधेरा है, सुनसान रास्ता रहता है, वहां पर लड़कियां और महिलाओं के साथ छेड़खानी भी होती है, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। तो ये तो लग रहा है ना कि साजिश ने ऐसा सब कुछ किया गया हो ताकि ये मामला ज्यादा बढ़े, आगे तक उछले और इसका फिर मामला निकलकर सामने आए कुछ साजिशन। बिल्कुल, चौधरी टोले से जो आरोप आए हैं वो संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया। मंदिर का रास्ता बंद करना एक बड़ी वजह है, लेकिन वो वजह सबसे बड़ी है जहां पे महिलाएं अपने पास अपने अगल बगल असुरक्षा का माहौल महसूस कर रही है। वो उस रास्ते से जाने से डरती हैं और ये बात पिछले 5 या 6 सालों से आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ जी, 6 सालों से लगातार आ रही है कि उस रास्ते से वो जाने से डरती हैं, क्योंकि वहां पे उनका कहना है कि वहां पे नशे करने वाले युवक खड़े होते हैं और वो न केवल पहले बोलते हैं बल्कि बाद में छेड़ाछाड़ी भी करते हैं। तो ये 2 वजहें हैं, एक तो नारी की अस्मिता की सुरक्षा, उनमें घर कर रही है सुरक्षा की भावना, और दूसरी तरफ धार्मिक। अगर आपको अपने धर्म को मानने के लिए पाबंदी लगा रहा है कोई एक समुदाय विशेष, तो उसे उठाने का अधिकार है, सबको उठाने का अधिकार है। और अगर इस पे नेशनल मीडिया जैसे जी इस पे चर्चा कराता है तो हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मुद्दे नहीं है, ये वो मुद्दे हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव छोड़ते हैं। बिल्कुल मनीष शुक्ला जी, तो फिर कितने दिनों में कार्रवाई ऐसी हो जाएगी कि लोग जिनके मन में डर है, जो आज तहसील स्तर पर पहुंचे, जिन्होंने नारेबाजी भी की, मांग भी रखी, तो वो सारी मांगे पूरी हो जाएंगी? क्या उम्मीद की जाए? देखिए, संभल के इस घटना में 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो राजस्व से संबंधित है, दूसरा है कानून व्यवस्था से संबंधित। राजस्व के मामले की जांच तहसीलदार कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसके नाते से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं, जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम करते होंगे, जवाब देना आखिरी में। और देखिए, ये मुख्तार के समर्थक आपके चैनल पे बैठ के मुख्तार अंसारी के समर्थक जब अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। प्रियंका वाड्रा जिस मुख्तार को बचा रही थी, अंशु जी प्रियंका वाड्रा मुख्तार अंसारी को क्यों बचा रही थी? पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को दामाद की तरह क्यों सेवा दे रही थी? आखिर जो लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक मुख्तार से पीड़ित थे, मुख्तार के अपराधों से जिन्होंने पीड़ा पाई थी, उस मुख्तार के लिए प्रियंका वाड्रा और अमरिंदर सिंह की सरकार क्यों खड़ी थी? आज आप जवाब दे पाओगे? कश्मीर खाली करा दिया कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों से, आप जवाब दोगे? धर्म के नाम पर आपने हिंदुस्तान को बांट दिया। एक मिनट हिंदुस्तान को सराय बना। मेरा सवाल था उसको आप कंप्लीट करिए। अंशु अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा शांत रहिए। अंशु अवस्थी जी, धैर्य बनाए रखिए, 2 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आ रहा हूं। क्या मनीष जी बात कंप्लीट करिए। लॉ एंड ऑर्डर की जो आप बात कह रहे थे, तो वो बातें मतलब ऐसी स्थिति कब आएगी कि जहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी उस क्षेत्र में जहां पर उनको रास्ता छोड़ा गया है? कुछ हो गई व्यवस्था वहां पर? बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अगर कोई भी टेढ़ी निगाह रखेगा तो उसके साथ जो कार्रवाई होती है वो नजीर बना करती है, लोगों ने देखा है। और महिलाएं सुरक्षित अंशु अवस्थी, आप बोलने के हकदार नहीं हो। जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उसके लिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार कानून लेकर आती है, जिसका कमिटमेंट गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन ये नकली गांधी की कांग्रेस ने विरोध किया। आप किस तरह बोल सकते हो? मुख्तार अंसारी के समर्थक हो आप? अंशु अवस्थी जी, मुख्तार ठीक है, अंसारी के समर्थक, समय समाप्त हो रहा है। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी बोलते हो अपराधियों के खिलाफ। अंशु अवस्थी जी सवाल सुनिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। समय समाप्त हो रहा है, बेहतर यही होगा। मनीष शुक्ला जी लौट रहा हूँ मैं। अंशु अवस्थी जी, अत्याचार उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। अंशु अवस्थी जी सवाल सुनेंगे आप? सवाल सुनेंगे अंशु अवस्थी जी? मुख्तार अंसारी के एक मिनट मनीष जी, कांग्रेस
चैनल पर झूठ बोलते हैं। अंशु अवस्थी जी, पाकिस्तान के साथ खड़ी होने वाली कांग्रेस, चाइना अंशु अवस्थी जी, अब कार्रवाई हो रही है ना, मिलाने वाली कांग्रेस, कार्रवाई हो रही है, इससे संतुष्टि है? कार्रवाई हो रही है, इससे संतुष्टि है, या फिर आप भी जाएंगे संभल में, उन परिवार से मुलाकात करेंगे? अंशु अवस्थी जी, जाने वाले लोग ये हाफिज सईद के दोस्त बनकर यहाँ बैठे कतई नहीं जाएंगे। यही दिक्कत है इस देश की, कतई नहीं जाएगी। जाना है अगर जिस रास्ते, उस रास्ते को भूलकर बाकी सारे रास्तों को आपको याद रखना है। जिस मुद्दे पर चर्चा होनी है उसको बुलाकर सब पर बात करनी है, सब पर बात करिए। पाकिस्तान ले आइए, चीन ले आइए, हाफिज सईद ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी, अंशु अवस्थी जी, कपिल श्रीवास्तव जी, रुद्र प्रताप दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यह है कि अगर परिवार परेशान होकर अपना घर बेचकर इस तरह से पलायन करने को मजबूर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद भी यही है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि दावा भी यही किया गया है। और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी कुछ कड़ा संदेश जाना चाहिए, ताकि लोग अपने आशियाने को ये घटनाओं पर बेचने को मजबूर हो जाए कि कोई आकर किसी का रास्ता बंद कर देगा, किसी की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा। ये नहीं होना चाहिए और ना होना देगा ये समाज। उम्मीद यही है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।